हाँ बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज के इस लेक्चर वीडियो में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, दो बलों P तथा Q का परिणामी बल R है। यदि Q को दुगुना कर दें तो R दुगुना हो जाता है, और यदि Q को विपरीत कर दिया जाए तो R फिर दुगुना हो जाता है। तब कौन एक संबंध सही है? ऑप्शन नंबर ए है P/√2 बराबर Q/√3 बराबर R/√2। ऑप्शन नंबर बी है P/1 बराबर Q/√2 बराबर R/1। इसी तरीके से ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। हमें पता करना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए बच्चों, दिया है दो बलों P तथा Q का परिणामी बल R है। फिर कह रहा है Q को दुगुना कर दें तो R दुगुना हो जाता है, और यदि Q को विपरीत कर दिया जाए तो R फिर दुगुना हो जाता है। तब कौन एक संबंध सही है? बच्चों, जैसे मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं। इस बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल जो है इस तरीके से लगा है P, ये बल P है इस दिशा में, और इसी बिंदु पर दूसरा बल जो है लगा है Q, ये, और दोनों बलों के बीच में कोण है अल्फा मान लीजिए। यानी दो बल अल्फा, दो बल P और ये दूसरा बल है Q, और इस बिंदु O पर लगे हुए हैं। तो दो बल P और Q यदि अल्फा कोण पर कार्य कर रहे हैं तो इनका जो परिणामी होगा वो कितना होता है? देखिए, दो बल P और Q जब अल्फा कोण पर कार्य करते हैं तो इनका परिणामी कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। ये मान लीजिए परिणामी है इनका, तो इसको पूरा करेंगे इस तरीके से। तो ये परिणामी है, जिसे जो है परिणामी रिजल्टेंट, यानी इनका दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या होगा उसे परिणामी कहते हैं, रिजल्टेंट। यानी वो कितना है R, और अल्फा कोण पर ये दोनों कार्य कर रहे थे PQ। तो परिणामी बल जो R है ये कितना होता है? तो बच्चों देखिए, फार्मूला होता है परिणामी बल R बराबर, यानी परिणामी बल R², यहां पर लिखेंगे परिणामी बल R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा। ये दो बलों P और Q के बीच का परिणामी R होता है। R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा। अब इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। जब समीकरण नंबर 1 इसको हमने मान लिया, अब देखिए शर्त क्या कहती है। प्रश्न ने कहा है कि यदि Q को दुगुना कर दें, Q को हम कितना कर दें? दुगुना, यानी ये जो Q है इसको दो गुना कर दिया जाए, जितना ये है उसका जो है दुगुना कर दिया, यानी Q को दुगुना कर दें तो R दुगुना हो जाता है। ये शर्त पहली है, यानी Q को दुगुना करेंगे तो R कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है। तो Q जो होता है वो 2Q हो जाता है, और R कितना हो जाएगा? वो 2R हो जाएगा, यदि इनको हम दुगुना कर देंगे। तो देखिए, Q को दुगुना करते हैं। जब Q को हम दुगुना करेंगे तो Q बराबर 2Q हो जाएगा, और R कितना हो जाता है? Q दुगुना करने पर R जो है वो भी दुगुना हो जाता है, यानी 2R हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा सूत्र है, इसमें Q के स्थान पर कितना रखेंगे? 2Q, और R के स्थान पर कितना रखा जाएगा? 2R। तो यहाँ पर जब 2R रखेंगे तो बच्चों हम जो है रखेंगे मान नहीं, इसी तरीके से जो है मौखिक कर रहे हैं। यानी R बराबर जब 2R रखेंगे तो यहाँ 2R रखेंगे, 2R का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4R², यानी ये 4R² हो गया। बराबर P में कोई परिवर्तन नहीं है, पहली शर्त को याद रख के चलना है, यानी P² प्लस Q²। Q कितना हो जाता है? 2Q। तो जब Q के स्थान पर 2Q रखेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4Q², और प्लस 2। अब P के स्थान पर कितना, यानी कि P जो P है यानी 2P इंटू Q। Q कितना है बच्चों? Q बराबर है 2Q। यानी ये गलती नहीं करनी है, हर जगह जो है Q का मान कितना रखना है? 2Q, और R कितना रखना है? 2R। तो यहाँ पर Q है, Q के स्थान पर कितना रखेंगे? 2Q, और जब 2Q रखेंगे तो Q बराबर 2Q आएगा, 2 दूना 4, यानी ये कितना हो जाएगा? 4PQ
4pq और cos अल्फा, ये समीकरण नंबर कितना प्राप्त हुआ 2। अब देखिए अगली शर्त क्या कहती है। अगली शर्त ने इसको ऐसा करते हैं, यानी ये पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq cos अल्फा, ठीक है, इसी तरीके से रखते हैं। आइए अगली शर्त जो है पढ़ते हैं। अगली शर्त कहती है यदि q को विपरीत कर दिया जाए, q को क्या कर दिया जाए, विपरीत, यानी दूसरी दिशा में q को विपरीत कर दिया जाए तो r फिर दुगुना हो जाता है। ठीक, तो दूसरी शर्त है q को विपरीत कर दिया जाए। q जो है बल किस दिशा में लगा है, यानी q की जो है p के साथ अल्फा कोण पर इस साइड में जो है, इस दिशा में लगा है, कार्य कर रहा है, और इसकी दिशा को विपरीत कर दिया जाए। मान लीजिए इधर को कर दिया जाए, इस तरीके से इसकी दिशा को विपरीत कर देते हैं, तब ये कह रहा है r फिर क्या हो जाता है, ये दुगना हो जाता है, यानी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो आइए जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कहता है प्रश्न ने कहा था q को विपरीत कर दिया जाए तो r फिर दुगना हो जाता है, यानी q को क्या कर दे, विपरीत। तो बच्चों ध्यान दीजिए, विपरीत का मतलब जब दिशा विपरीत हो जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी q जो है, q को क्या कर देंगे, विपरीत, q को विपरीत करेंगे तो बराबर हो जाएगा माइनस क्यू, यानी q को विपरीत किया माइनस क्यू हो गया। अब उसके बाद कहता है तब r क्या हो जाता है, r फिर 2r हो जाता है, दुगना हो जाता है। आइए इस शर्त को, इनको लेकर के एक शर्त तैयार करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या था, r स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, समीकरण नंबर 1 में मान भरेंगे तो r बराबर कितना रखेंगे, 2r। तो जब r बराबर यहाँ पर 2r रखेंगे, वो फिर आएगा कितना, 4r स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस, बच्चों ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू कितना है, क्यू को विपरीत किया तो माइनस क्यू आया, और जब यहां पर क्यू स्क्वायर के, यानी क्यू के स्थान पर माइनस क्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो फिर बन जाएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है यदि ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर हो, उसका यदि स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, यानी पहले समीकरण में इक्वेशन नंबर 1 में हम मान भर रहे हैं। अब उसके बाद जो है यहां पर प्लस, ये कितना रहेगा, 2 इंटू पी और फिर कितना क्यू का मतलब माइनस क्यू का मतलब कितना, यहां ध्यान देना, एक लाइन में ही हम लिख रहे हैं, यानी क्यू का मतलब कितना, माइनस क्यू, और उस माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस यहां पर लिख देंगे माइनस 2pq, और ये कितना रहेगा, cos अल्फा। तो ये समीकरण नंबर कितना हुआ, 3। तो समीकरण 1, 2, 3 हमको जो है प्राप्त हो चुके हैं। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, ये ध्यान दे करके चलना है, क्या लाना है, p/√2 q/√3 r/√2 या p/1 q/2 r/1 या p/√3, यानी ये जो ऑप्शन है इसमें से कुछ प्राप्त करना है। हर एक ऑप्शन में p/q/r कहाँ है, ऊपर है, ये अंश में है, p/q/r सब ऊपर है, बटे की लाइन के ऊपर है यहाँ पर। तो देखिए अब क्या करते हैं, कुछ तरीका जो है अपनाएंगे बच्चों। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो 3 है, इसमें देखिए, इसमें यदि इनको 1 और 3 को ऐड कर दें, यानी इनको जोड़ दें, तो 2pq cos अल्फा ये हमारा प्लस माइनस से घट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यानी प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, मान लीजिए जुड़ गए तो ये क्या हो जाएंगे, 0 कर देंगे। तो अब देखिए समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से 1 और समीकरण नंबर 1 प्लस 3, यानी 1 3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये r स्क्वायर 4r स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 5r स्क्वायर बराबर, यहां पर देखिए p स्क्वायर 2p स्क्वायर, और ये कितना हुआ, q स्क्वायर 2q स्क्वायर। ठीक बच्चों, और ये वाला 2pq cos अल्फा कैंसिल हो गया। इक्वेशन नंबर जो है इसको कह देते हैं हम लोग 4। ठीक, आइए अब फिर एक जो है इसमें कुछ व्यवस्था करते हैं, एक इक्वेशन और बनाएंगे। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो है 2pq cos अल्फा है, यानी ये तो इससे जो है कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर जो है, यदि हम इसमें यानी 1 और 3 को लिया था,
यानी किसको किसको लिया था, 1 और 3 को। यदि हम समीकरण नंबर 3 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण नंबर 3 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 में क्या करें, ऐड कर दें यानी जोड़ दें, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण नंबर 2 में यदि जोड़ें तो देखिए कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चक्कू 8 यानी 2 चौके 8, 8 स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर और ये इसमें ऐड करेंगे जोड़ेंगे, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर, 8 4 12 आर स्क्वायर बराबर, देखिए ध्यान रखना ये 2 है तो 2p स्क्वायर और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3p स्क्वायर। अब उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2q स्क्वायर और 4 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6q स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4pq cos अल्फा, 4pq cos अल्फा प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो ये समीकरण नंबर कितना आया, 5। लेकिन थोड़ा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ ऐसा कौन सा नंबर है जो हर एक जो है इस नंबर में जो है सम्मिलित है, उसे हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि जो है कॉमन लीजिए या भाग कर दीजिए। तो देखिए इसमें हमको लग रहा है 3 सब में है, 3 से भाग कर देंगे तो ये कितना मिलेगा, 3 चक्कू 12 यानी 3 चक्कू 12, 4r स्क्वायर बराबर 3 एकम 3 यानी p स्क्वायर और प्लस 3 दूना 6, ये कितना हो गया, 2q स्क्वायर। ये समीकरण नंबर जो है 5 आ चुका है। समीकरण नंबर कितना आया, 5। समीकरण 4 और 5 ये हमारा आ चुका है। अब देखिए बच्चों इनको हम थोड़ा सही करके लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 5r स्क्वायर लिखेंगे, 5r स्क्वायर यानी आप ये जो r स्क्वायर है इसको उधर ले जाएंगे, पी क्यू आर के जो है सीरियल में लाना है, पी क्यू आर, तो इसको कुछ इसी तरीके से रखेंगे पी क्यू आर आ जाए। ठीक, तो देखिए ये 2p स्क्वायर है, बहुत ध्यान रखेंगे, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर और ये 5r स्क्वायर उधर ले जाएंगे बराबर के, ये हो जाएंगे 5r स्क्वायर और बराबर 0। समीकरण नंबर जो है 6 नाम देंगे और ये 5 जो है इसको लिखेंगे p स्क्वायर और प्लस 2q स्क्वायर और माइनस का 4r स्क्वायर बराबर 0। समीकरण नंबर 7। अब देखिए 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए सॉल्व इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर इनके जो है गुणांक जो होते हैं ध्यान रखना, p स्क्वायर लिखेंगे, p स्क्वायर लिखा अपान बराबर q स्क्वायर लिखेंगे अपान बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, r स्क्वायर अपान। ये हम क्या कर रहे हैं, हाई स्कूल में एक मेथड है जब युगपत समीकरण हल किए जाते हैं तो वहाँ जो है विधियाँ हैं, एक विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है जो है विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि और अगली एक होती क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि जो है उसे कहते हैं बीज गुणन विधि। तो यहाँ पर हम जो है समीकरण तैयार हो चुके हैं, तो बीज गुणन विधि जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है उसका उपयोग करने जा रहे हैं, नया कुछ नहीं है। तो देखिए p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, यानी p स्क्वायर वो लिखेंगे q स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जब हम बहुत ध्यान से समझना है, यानी p स्क्वायर, तो p स्क्वायर जब लिखेंगे तो p स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी हम लिखने वाले हैं तो यानी p के इसको जो है बंद कर देंगे, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ ये q स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, इस q स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, r स्क्वायर का गुणांक कितना है -4, इस r स्क्वायर का गुणांक कितना है -5 और -4। तो यानी p स्क्वायर जो है इसको हम खत्म कर देंगे, बाकी इसके गुणांक लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये 2 है, ये 4 है, ऐसे इस क्रम से ऐसे चलेंगे, यहाँ से चलेंगे ऐसे घूम जाएंगे, यानी इस टाइप से जो है इससे। ठीक, तो देखिए 2 से चले तो 2 मिला, इंटू फिर कौन यहाँ पर मिलता है इंटू -4 तो -4 और फिर बीच में माइनस का साइन होता है और फिर यहाँ -5 और ये 2 तो माइनस साइन होता है, फिर -5 और इंटू कितना 2 बराबर। अब देखिए q स्क्वायर जब लिखेंगे, जब q स्क्वायर लिखेंगे तो q स्क्वायर से मतलब नहीं रहेगा, इसको हम जो हटा समझ लेते हैं कि यहाँ से हट चुका है।
तो क्यू स्क्वायर छोड़ देंगे तो गुणांक किसके किसके, देखिए 2 4 और -5p ये है, लेकिन क्रम इसमें थोड़ा जो है हम बदल लेंगे, वैसे ऐसे चलते थे और अब की बार जो है किस तरीके से चलेंगे, यानी इस तरीके से ऐसे चलते थे, लेकिन अब की बार जो है ऐसे चलेंगे इधर से। तो यानी -5 इंटू ये कितना है -5, बीच वाला गुणांक नहीं लिखे जाएंगे क्यू स्क्वायर के, -5 इंटू 1 और माइनस बीच में होता है, और इस तरीके से 2 इंटू और ये कितना -4। तो यहां पर देखिए बराबर अब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिखेंगे तो आर स्क्वायर के गुणांक नहीं लेंगे, अब इसमें जो है सीधा इसी कोने से चलेंगे, 2 दूना 4 यानी 2 इंटू 2 माइनस, और इसको इधर लिखेंगे 2 इंटू 1। तो देखिए जो है बच्चों इतना आ चुका है हमारा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें इंप्लाइज का साइन बना लेते हैं। पहले लेक्चर में हमने बताया था इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरफा जो है संकेत देता है, इंगित करता है कि ये वाली बात सत्य है तो ये भी सत्य होगी, तो यानी उसी को हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, पी स्क्वायर अपान उसके नीचे 4 दूना 8 यानी -8, और ये हो गया माइनस प्लस 5 दूना 10 यानी ये आ गया 10 बराबर क्यू स्क्वायर अपान ये कितना हुआ 5 एकम 5 यानी -5, और ये आया माइनस प्लस 4 दूना 8 बराबर ये हुआ आर स्क्वायर अपान 2 दूना 4 और माइनस का 2। अब देखिए बच्चों फिर जो है यहाँ पर इंप्लाइज का साइन लगा लिया, और इसको लिखेंगे पी स्क्वायर अपान कितना है 8 से जो है 10 से 8 निकलेगा, यहाँ पर जो है बचता है 2 और बराबर ये आया क्यू स्क्वायर अपान 8 से जो है 5 जाएंगे प्लस का 3 बराबर आर स्क्वायर अपान ये हुआ 4 से 2 गया, कितना बचा 2। अब बच्चों देखिए पी स्क्वायर अपान 2 बराबर क्यू स्क्वायर अपान 3 बराबर आर स्क्वायर अपान 2। जब हम इनका जो है वर्गमूल ले लेंगे तो ये p जो है ऊपर गायब हो जाएगा, यानी ये आएगा p अपान √2 और बराबर q अपान कितना √3 और बराबर r अपान √2। तो देखिए बच्चों ये निकल करके आ गया है हमारा अनुपात p अपान √2 बराबर q अपान √3 और बराबर r अपान √2। आइए देखते हैं ऑप्शन से मिलान करते हैं, कोई ऑप्शन जो है हम लोगों का मिलान हो रहा है कर रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है p अपान √2, यहाँ है p अपान √2 बराबर q अपान √3, ये है q अपान √3 बराबर r अपान √2। पहला ऑप्शन जो है हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन p अपान 1 q अपान 2 ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1। अब बच्चों जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए चलते हैं 7 की तरफ। हाँ क्वेश्चन नंबर है 7। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो 8,000 रुपये का 10% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। ऑप्शन नंबर ए है 9,261, 860, 961, 1261, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जो है करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो देखिए बच्चों यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है, ब्याज कैसे लगाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, अर्धवार्षिक यानी छमाही, एक वर्ष में छमाही होती है 2, यानी इसका मतलब 2 बार ब्याज इसमें लगाया जाता है। तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो रुपया 8,000 का 10% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक यानी छमाही जो है ज्ञात किया जाता है, ब्याज की गणना की जाती है छमाही, तो 8,000 रुपये का 10%, तब इस स्थिति में जो दर हो जाती है दर आधी हो जाती है। दर कितनी हो जाती है आधी, और समय क्या कितना कर दिया जाता है, समय 2 गुना हो जाता है, यानी दर आधी। ब्याज की गणना जब छमाही की जाती है तो दर आधी और जो है समय दुगना। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, दर आधी और समय दुगना हो जाता है क्योंकि छमाही ब्याज लगाया जाएगा इसलिए। तो देखिए अब यहाँ पर जो है
ये हमारा 8,000 रुपये यानी ये मूलधन है, तो मूलधन को हम P से लिख लेते हैं। एक फार्मूला होता है P बराबर यानी 8,000, ये हमारा मूलधन है 8,000 रुपये, और दर कितनी है, दर को R से लिखा जाता है, रेट यानी 10%, तो 10% छमाही जो है दर, तो छमाही दर कितनी होगी, 2 से भाग कर देंगे, तो 2 पंचा 10 यानी 5%, यानी इतनी जो है हो जाएगी। अब 1.5 वर्ष यानी समय को T से, तो कितना है 1.5, 1.5 क्या मतलब 1.5, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 2 से, दुगना हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 15 दूना 30 यानी 3, तो कितना हो गया 3, समय जो है 3 वर्ष हो गया, यानी समय कितना हुआ 3 वर्ष, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जो है सूत्र होता है A बराबर P 1 + R/100 और उसकी घात T यानी समय। तो यहाँ देखिए A बराबर यानी P है 8,000 × 1 + R कितना है 5/100 और उसकी होल पावर T का मतलब है 3। तो यहाँ देखेंगे बच्चों 8,000 × ये 5 × 5, 5 दूना 10 यानी 1 + 1/21 होल पावर कितनी 3, और यहाँ पर जो है इसको सरल कर लेंगे 8,000 × देखिए ये कितना है 5 दूना 10 यानी ये 20 हुआ, यानी 20 हुआ, ये 20, तो 20 एकम 20 यानी 21/20 और उसकी होल पावर 3, तो हम लिखेंगे 8,000 × 21/20 × 21/20 × 21/20। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इनकी गुणा नहीं करनी है, 21 की गुणा 21 से, 21 की गुणा 21 से, इस तरीके से सब, यानी पहले जो है जो कटते हो काट दीजिए, 1 0 इससे, 1 0 इससे, ये 0 इससे, 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 कैंसिल हो गए इस 8 से, तो ये तो जो है बराबर यहाँ पर आ गया। अब देखिए 21 की गुणा करेंगे, 21 की गुणा जो है 441 होती है, और इंटू फिर 21 से ये गुणा करेंगे हो जाएगी 9,261, यानी 9261 गुणा होती है इसकी, 9261 आ गया। बच्चों ये क्या आया, ये आया मिश्र धन, यानी इसमें जो है 3 वर्ष का जो है ये समय 3 वर्ष हो गया, और तो यहाँ पर जो है ये मिश्र धन आया। तो मिश्र धन, अब चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI जो होता है वो क्या होता है A - P, A है मिश्र धन और P है मूलधन, तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर A कितना निकल करके आया 9,261 माइनस P से माइनस कर देंगे 8,000, आंसर आया इसका जो है 1 6 और 2 और 9 से 8 जाएगा 1, 1261, यानी इतने रुपए जो है इसका आंसर आया। लेकिन देखिए बच्चों ये जो है मेथड हमने फार्मूले की सहायता से बताया, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ता है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा जो है रेशियो जो है, रेशियो रूप में जो है रेशियो मेथड एक होता है। तो रेशियो मेथड क्या कहता है, समय कितना है 3 वर्ष, समय 3 है, तो जब समय 3 है तो इसमें जो है रेशियो मेथड में 3 और 1 ये हम रेशियो ले लेते हैं, 3 3 1 का, यानी 1 पर जो है हम यहाँ पर अंत में 1 लिखा जाएगा, पहले कितना 3 और फिर यहाँ पर 3 3 3 1। अब देखिए रेशियो मेथड में ये किया जाता है, हमारा कितना था 8,000 रुपया, तो 8,000 का जो है यहाँ पर हम निकालेंगे 8,000 का कितने जो है इसमें 5% था ना, तो 8,000 का 5%, ये दर हमारी कितनी है 5% है, तो 8,000 का 5% निकाल लेंगे। 8,000 का 5% आएगा कैसे, 8,000 × 5%, प्रतिशत क्या मतलब 1/100 यानी 5%, यानी 1 बटा कितना 100, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 0 ये कट गए और 5 8 40, यानी ये आ गया 400, कितना आ गया 400। तो यहाँ पर जो है 400 लिख लेंगे, कितना लिखा 400। अब जो ये 400 आया है, कितना आया 400, इसका फिर हम 5% निकालेंगे, क्या निकालेंगे 400 का फिर 5%, तो ये जो 400 निकल कर क्या है इसका 5% जब निकाला जाएगा तो 400 × 5 और बटा कितना 100, इसमें ये 0 कैंसिल हो गए ये, तो 4 पंचे कितना आ गया 20,
तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे इंटू 20। अब देखिए कितना आया 20, तो 20 का फिर 5% निकालेंगे, यानी 20 का 5% इस तरीके से, तो 20 इंटू 5 बटा कितना 100, तो 20 एकम 20, यानी 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 1/1। ये कितना आया 1। अब बच्चों यहाँ पर करेंगे क्या, सबको जो है गुणा करके ऐड कर देंगे। देखिए 4 तिया 12, ये कितना हुआ 1200, प्लस 20 तिया कितना 60, और प्लस कितना 1 एकम 1, तो ये हुआ 1260 और 1 61, 1261। ये जो है रेशियो मेथड है, यानी ये बहुत शार्ट ट्रिक है। 1261 जो है यही क्या आ गया आंसर। तो देखिए दोनों आंसर जो है बराबर आए, 1261 रुपया, 1261 रुपया। तो जो है अच्छा लगे उसको जो है यूज कर लेना, इसमें जो है समय की बचत होगी। इसमें भी ये भी ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन मेन बात जो है, कैलकुलेशन हम कितने तरीके से जो है हम कर सकते हैं, यानी कितना जल्दी कर सकते हैं। कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतना जल्दी हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है की तरफ चलते हैं कुछ। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि 10 प्रेक्षणों x1 x2 x3 x4 x10 का समांतर माध्य 20 हो, तो x1 + 2 x2 + 4 x3 + 6 x10 + 20 का माध्य है 22, 24, 28, 31, 32। आइए बच्चों प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न ने कहा है 10 प्रेक्षण, यानी 10 परिमापे हैं हमारे पास। 10 प्रेक्षणों x1 x2 x3 x4 x10 का समांतर माध्य कितना है 20 है। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य कितना दिया है 20। समांतर माध्य होता क्या है, सभी पदों का जोड़ बटे उनकी संख्या। तो पद हमारे पास कितने हैं x1 x2 x3 x10 तक। तो यहाँ देखिए x1 + x2 + x3 + x4 प्लस कितने x10 अपान कितना, इनकी संख्या कितनी हो गई 10, यानी 10 बराबर 20 बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x1 + x2 + x3 + x4 और प्लस x10 बराबर कितना हुआ 20, और 10 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 200, यानी ये आ गया हमारा 200। तो यानी x1 + x2 + x3 + x4 प्लस यानी x10 10 पदों का योगफल कितना हो गया 200। अब प्रश्न ने कहा क्या है निकालने के लिए x1 + 2 x2 + 4 x3 + 6 प्लस x10 + 20 का समांतर माध्य। हमें समांतर माध्य किसका ज्ञात करना है, इनका। ये भी कितने हैं 10 तक। तो देखिए इनका जो है समांतर माध्य, इनकी संख्या और बराबर निकालना है। तो इनका समांतर माध्य कितना होगा, इनके सभी पद इसको लिख लेते हैं। ये कितना आया है, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब समांतर माध्य इनका ज्ञात करना है, तो x1 + 2 और प्लस सभी पदों को ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे x2 + 4 प्लस x3 + 6 और प्लस यहाँ पर कितना आएगा प्लस x10 और प्लस कितना 20। अब देखिए बच्चों इनका जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है अपान ये कितने हैं 10, यानी संख्या तो 10 ही है, यानी प्रत्येक पद में पहले पद में 2, दूसरे पद में 4, तीसरे में 6 इस तरीके से जोड़ा गया है। लेकिन पदों की संख्या तो x1 + 2 का मतलब अब ये कि पद ही है, ये पहला ये दूसरा ये, पदों की संख्या नहीं बढ़ी है। पदों यानी 2 इसमें ऐड किया गया, पद एक ही रहा, क्योंकि चर है ना तो पद एक ही रहेगा। तो x1 + x2 x1 + 2 + x2 + 4। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे x1 + x2 + x3 और प्लस प्लस कितना x10 ये एक साथ लिख लेंगे और प्लस यहाँ से 2 + 4 + 6 + 8 और प्लस कहाँ तक 20 यानी 20 अपान कितना 10, ये 10 ही रहेगा। अब देखिए बच्चों x1 + x2 + x3 + x10 तक इतने पदों का योगफल हमें मालूम है, वो कितना है 200, यानी 200 ये लिख लिया
प्लस अब आइए 2 4 6 8 प्लस डैट डैट 20, ये कितने, इनके पदों का योगफल कितना है? तो इनके पदों का योगफल आइए यहां पर देख लेते हैं। 2 4 6 8 कॉमा डैट डैट कितने हैं? 20। पहले ये देख लेते हैं इसमें पद टोटल कितने हैं, टोटल पद कितने हैं? तो देखिए प्रथम पद क्या है 2, दूसरा पद क्या है T2 4, ये कितना है 6 है। ये श्रेणी यानी सीरीज कौन सी बन रही है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? ये दो पदों के का अंतर यानी प्रत्येक दो पदों का अंतर क्या है? समान है। हर एक दो पदों के दो पदों का अंतर आपस में बराबर है, तो वो बनने वाली श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी। देख लीजिए बराबर है, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में जोड़ेंगे 10, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे, अगला पद हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये कौन सी सीरीज है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म यानी पहला पद क्या है? प्रथम पद को ए से लिखते हैं तो ये कितना है 2, और इसका समांतर कितना है बच्चों? यानी समांतर 4 माइनस 2 बराबर 2, और लास्ट पद यानी अंतिम टर्म कितना है? यानी लास्ट टर्म यानी यल से लिखा जाता है बराबर 20। और पदों की संख्या हमको नहीं मालूम है, या तो हम लिखें 2 4 6 8 और फिर गिने उनकी संख्या कितनी है। तो एक फार्मूला होता है, मान लिया माना पदों की संख्या, ये हम विस्तार से यहाँ बता रहे हैं। माना पदों की संख्या इसमें कितनी है? माना पदों की संख्या बराबर n है, और लास्ट टर्म जो है होता है यल बराबर, यानी यनवा पद ही अंतिम पद होता है समांतर श्रेणी का, और यनवा पद ही क्या होता है? व्यापक पद होता है। तो व्यापक पद यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही होता है यल, तो यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर देखिए यल कितना है 20, और बराबर a कितना है 2, और प्लस n पदों की संख्या हमें प्राप्त करना है इंटू डी 2 है, यानी 20 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया 2n बराबर 20, और n बराबर कितना है 10। पदों की संख्या कितनी है इसके अंदर? पदों की संख्या इसके अंदर जो है 10 है। पदों की संख्या टोटल कितनी है? 10। तो यहाँ पर देखिए हमें 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 10। बच्चों फार्मूला एक होता है, हमें 10 पदों का, यानी टोटल ये पद कितने हैं 10, तो 10 पदों का योगफल होगा कितना? एक फार्मूला होता है सभी पदों का जोड़, 10 पदों का योगफल। तो देखिए ये हम जो है खत्म कर रहे हैं, यहां से यही बता रहे हैं पदों का योगफल। हाँ, पदों की संख्या n कितनी आई? 10। पदों की संख्या n का मान जो है आया है 10, n बराबर कितना आया है 10। अब एक फार्मूला होता है, यदि पदों की संख्या हमें पता है और प्रथम पद पता है, अंतिम पद मालूम है, तो योगफल होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, योगफल होता है n/2। यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तो n/2, ब्रैकेट में होता है n प्लस a प्लस l, क्या a प्लस l यानी प्रथम पद और प्लस लास्ट टर्म। तो देखिए n कितना है 10, तो 10 बटा 2, प्रथम पद इसका कितना है 2, और n लास्ट टर्म कितना है 20, तो ये कितना हो गया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 5 इंटू 20 2 22, तो ये कितना हुआ 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 110। तो बच्चों देखिए इसका जो है योगफल कितना आ गया 110, अपान कितना हुआ 10, और बराबर ये आ गया 200 1 300 310, 310 बटा 10, ये 10 यानी ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 बराबर 31 बटा 1 आया बराबर 31। यही क्या हो गया आंसर। ठीक, तो देखिए आइए ऑप्शन देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। 24 नहीं है, 28 नहीं है, और 31 हम लोगों का आंसर कितना निकल करके आया है 31 ही आया है। तो ये 31 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक बच्चों।